नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्कवर न्यू पे। तो आज तारीख है 1 अक्टूबर 2021 और आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे जनरल साइंस से रिलेटेड जो है एक लेक्चर सीरीज़ उसको जो है शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है जो जनरल साइंस है वो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है पूछी जाती है। जैसे कि रेलवेज़ में हो गया, पुलिस कांस्टेबल में हो गया या फिर थोड़े बड़े लेवल की बात करूँ तो एलाइड सर्विसेज में हो गया या फिर एचएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हो गया। और या फिर मैं अभी कुछ ही दिनों बाद आने वाले एग्ज़ाम की बात कर लूँ जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है जो अभी 31 अक्टूबर को आने वाला है। उसमें भी जो इन सभी एग्ज़ाम में जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जनरल साइंस का एक बहुत ही बड़ा जो है पोर्शन जो आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जनरल साइंस का एक पूरा लेक्चर सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका बेसिक पर्पज़ है जनरल साइंस की आपको बेसिक जो है इंट्रोडक्शन देना और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना आपको जनरल साइंस की। और दूसरा बड़ा पर्पज़ इसका ये है कि आपको एक कैपेबल बनाना ताकि जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं आप इनमें जो जनरल साइंस का जो आपसे पोर्शन पूछा जाता है आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पे जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन जो हमने यहाँ रखी है वो रखी है 1 मंथ। ये आपका कोर्स जो है लगभग 1 महीने चलने वाला है। तो हमने क्या किया है बेसिकली इस कोर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की जो आपकी एनसीईआरटीज़ हैं उसके जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे ईच एंड एवरी चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, 9th और 10th में एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है उन सभी को यहाँ पे डिटेल में जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पार्ट 1 है इसका हमने टारगेट रखा है 15 डेज़ का। 15 डेज़ में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट के 10 डेज़ में जो हम 9th और 10th के जो 2 क्लासेस हैं उनके जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी के उनको कवर करने वाले हैं। तो और जो आपका नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे जो 1 वीक रहता है उसमें कंप्लीट 1 वीक में आपका क्या होने वाला है, रिवीजन होने वाला है। तो इस तरह से हम जो ये कंप्लीट कोर्स है लगभग 1 महीना आपका चलेगा। तो अब थोड़ी सी मैं बात कर दूँ नोट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। नोट्स तो तो यदि आपका एग्ज़ाम अब से लगभग 1 महीने बाद है, आप फ्यूचर में जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो यदि आपका एग्ज़ाम आज से 1 महीने बाद है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स ना बनाएं। तो आप क्या करें फिर, आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे देख पा रहे हो हमने जो अपने नोट्स हैं यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन जो ये नोट्स हैं इनका पीडीएफ वर्जन जो है हम अपने टेलीग्राम लिंक पे अपलोड करने वाले हैं। तो और जो टेलीग्राम का लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो आप क्या करें, इन नोट्स को एज इट इज़ प्रिंट आउट करवा दें। एक पेज पे आप जैसे A4 का एक पेज होता है उसमें वन साइड में आप दो दो एक साइड में 2 पेजेस प्रिंट करवा सकते हैं। इसलिए आपके लिए क्या रहेगा, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और आपको इजीली वहाँ पे विजिबल भी रहेंगे, ये सभी नोट्स विजिबल भी रहेंगे। तो यदि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से 1 महीना रहता है तो आप इन नोट्स को ना लिखें, आप इनको जस्ट प्रिंट आउट कर दें। आप इनको क्या करते रहें, यहाँ यहाँ यूट्यूब पे आप इनकी वीडियोस देखें और उनको प्रिंट आउट जो आपके नोट्स हैं उनको पढ़ें और सिर्फ याद करें। अब बात आती है यदि आपका पेपर अब से 2 महीने या 3 महीने बाद है या फिर आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यदि आपको लिख करके याद करने की आदत है तो आप क्या करें, आप जो हम यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएं आप ज़रूर उनको लिखें और लिख के याद करें। अब थोड़ा सा बात करते हैं अपने जो हम यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक चलेगा उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है तो आप इसमें देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर हैं फर्स्ट पार्ट के आपको क्लास 9th और 10th में रिपीट हुए मिलेंगे। पर तो हम इस फर्स्ट पार्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस फर्स्ट पार्ट का जो मेन पर्पज़ है वो है आपकी वोकैब को डेवलप करना। आप साइंस में देखेंगे जो वोकैबलरी होती है, साइंस की वोकैबलरी होती है, साइंस के जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। यदि आप फ्यूचर में क्लास 9th और 10th को पढ़ेंगे तो यदि आप अभी डायरेक्ट उनको पढ़े 9th 10th को पढ़ने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे जो जो है मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी यदि आप एक नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, क्लास 6 से लेकर 8 तक आपकी जो वोकेबलरी है उसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे और जो बेसिक जो आपको ज़रूरत है क्लास 9th और 10th की जो बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए जितनी भी आपको नीड्स पड़ेंगी वो हम
मोस्ट ऑफ सभी लगभग सभी चीज़ें हम 6 से लेकर 8 तक जितना भी बेसिक पोर्शन है वो यहाँ पे सारा कवर कर लेंगे। और एडवांस्ड पोर्शन के लिए हम कहाँ जाएंगे, क्लास 9th और 10th में हम एडवांस्ड पोर्शन के लिए जाएंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या हम साइंस को जो है इंग्लिश में पढ़ें या फिर हिंदी में पढ़ें। आप में से जितने भी लोग मुझे देख पा रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनमें से कुछ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, या फिर उनका 6 से लेकर 10 तक जो है उन्होंने साइंस पढ़ी होगी, वो हिंदी में पढ़ी होगी। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, बाद में उन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स ले लिया होगा, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में यदि मैं आपको बताऊँ, मैंने क्लास से लेकर 6 से लेकर 10 तक में जो साइंस को जो है हिंदी में पढ़ा, और 10th ऑनवर्ड मैंने क्या किया, साइंस को इंग्लिश में अडॉप्ट किया। तो मैंने देखा, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में यदि आप साइंस को पढ़ते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है। यदि आप जो साइंस की वोकेबलरी है उसके साथ वो यदि साइंस की वोकेबलरी आपको अच्छे से आती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं दूसरी ओर यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी में आपको बहुत से ऐसे टिपिकल वर्ड मिलेंगे, बहुत टिपिकल वर्ड मिलेंगे जिन्हें आप लॉन्ग स्पैन में याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम अब देखेंगे तो हम यहाँ कैसे पढ़ें फिर। अब तो हमें, जैसे कि आप मेरे नोट्स को देख पा रहे हो, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, और हिंदी के आगे हमने क्या है, इंग्लिश में भी लिखा है, और इंग्लिश के आगे हमने उसकी मीनिंग हिंदी में भी लिखे हैं। तो हमने लगभग, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, दोनों बोथ लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चलने वाले हैं। और जो जितने भी, ताकि जो जितने भी हमारे हिंदी मीडियम वाले जितने लोग हमें देख पा रहे हैं उनके लिए भी ये ईजी हो पाए। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल स्लो पेस में चलेंगे, और जितनी भी वोकेबलरी है उसको समझेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम आज से क्या करने वाले हैं, तो आज से हम आज क्या करेंगे, क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो एनसीईआरटी है उसके जो नोट्स हैं, जितने भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंट्स एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, उन सबको लिख लिया है, उनके नोट्स बना लिए हैं, और हम क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। यदि आप एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे, उनमें बहुत सी एक्टिविटीज़ दी रहती हैं जो छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो हम यहाँ पे पर हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें भी आपकी एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट है या फिर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो सभी मैंने क्या है, अपने इन नोट्स में कवर कर लिए हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं ये, और आपको मैं बड़े बड़े अच्छे से इनको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो यानी जो भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो यदि दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर ट्रीज़ होते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए, यदि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, ट्री से लेते हैं, यानी कि प्लांट से लेते हैं। ये जैसे कि मैं यदि गाय की बात कर लूँ या हिरण की बात कर लूँ, वो क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उस तरह से अपने जो है उनकी बॉडी ग्रो करती है, या फिर वो डेवलप करते हैं। तो वैसे ही दूसरी ओर यदि मैं कुछ और एनिमल्स की बात कर दूं, जैसे कि शेर हो गया, वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उस तरह से उनकी बॉडी ग्रो करती है और वो सर्वाइव करते हैं। तो देखिए, और जो जो ट्रीज़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो अपना भोजन के लिए जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो उस प्रोसेस में क्या होता है, हमें एक एक चीज़ तो सनलाइट की ज़रूरत होती है, और प्लस दूसरी चीज़ CO2 की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट तो डायरेक्टली आपको सन से मिल जाती है, प्लांट्स को मिल जाती है, पर CO2 क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं जो एक्सेल करते हैं, यानी कि जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 निकलती है, और जो प्लांट होते हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, यानी इनहेल करते हैं, और अपना फूड तैयार करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन के लिए जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एनिमल अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सभी अपने भोजन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो अभी हम आप देखेंगे कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो ऐसे ऐसे एनिमल जो सिर्फ एनिमल खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहीं से हमारी जो वोकेबलरी है वो शुरू हो जाती है, वोकेबलरी वाला पार्ट जो है शुरू हो जाता है। तो हर्बीवोरस क्या होता है, शाकाहारी, और कार्निवोरस क्या होता है, मांसाहारी। तो इस तरह से जितने भी टिपिकल से वर्ड आएंगे
जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, आप उनको क्या करना है, उनको याद करते चलना है उनको, और उनकी डेफिनेशन को भी अपने दिमाग में लेते चलना है। जैसे कि हर्बीवोरस हो गया शाकाहारी, शाकाहारी मीन्स जो सिर्फ क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, और कार्निवोरस हो गया मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड एमिनोवोरस। जो दोनों दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं कुछ एक एग्जांपल्स भी आपको दे सकता हूँ। जैसे कि शेर हो गया, शेर क्या करता है, सिर्फ मांस खाता है। तो वो कैसा एनिमल है, वो है कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी जानवर है। यदि मैं इंसान की बात करूँ तो इंसान क्या होता है, वेज भी खा लेता है और नॉन वेज भी खा लेता है। तो सब कुछ खा लेता है, मीन्स ये जो इंसान होता है वो क्या होता है, सर्वाहारी एमिनोवोरस, सर्वाहारी होता है। तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं बीज की। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, अपना भोजन कैसे बनाती है, देखिए वो क्या करती हैं, फूलों के रस को कलेक्ट करती हैं और उस रस को क्या करती है, कन्वर्ट करती है हनी में यानी कि शहद में कन्वर्ट करती है और अपने छत्ते में उनको स्टोर कर लेती है। तो देखिए, तो बीज कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो देखिए, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों के कौन से पार्ट को कलेक्ट करके उसे हनी में कन्वर्ट कर देती है। देखिए, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नेक्टार को। नेक्टार क्या होता है, फूलों के रस को। ठीक है, तो बीज क्या होती है, नेक्टार को कलेक्ट करती है और उसको कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, हनी में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपने देखा कि कौन से शाकाहारी कौन से जीव होते हैं, मांसाहारी कौन से जीव होते हैं, और सर्वाहारी किस तरह के जीव होते हैं, और बीज जो है अपना अपना जो शहद है वो किस तरह से बनाती हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के लास्ट में क्या मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जिसके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग पता रहनी चाहिए, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो अच्छे से डेवलप हो सकें। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, सामग्री होती है। इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, सामग्री को। और एडिबल क्या होता है, एडिबल होता है खाने योग्य। देखिए, जितने भी ये वर्ड्स हैं, जैसे भी हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे, मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं ये वर्ड्स, क्या है, बार बार यूज़ होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखते चलना है, याद याद करते चलना है। ठीक है, तो नेक्टार क्या होता है, फूलों का रस। और स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स होते हैं अंकुरित बीज। जैसे कि आपने चने देखे होंगे, रात को आप भिगोने को डालते हो, सुबह क्या हो जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, मीन्स स्प्राउटेड हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। और वैसे ही आप नीचे चलेंगे तो नीचे आएगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन शाकाहारी, कार्निवोरस मीन मांसाहारी, एंड ओमिनोवोरस मीन सर्वाहारी। तो इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी लगभग इसमें हमने एक ही पेज में कवर कर दी है। तो इस तरह से देखेंगे आप, हम बहुत जल्दी जल्दी क्या करने वाले, अपने कोर्स को कवर करने वाले हैं। ऐसा ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि हमने क्ला इसमें बहुत सी चीज़ें मिस की हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अभी अभी देखेंगे, क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर को ओपन करेंगे, उसको रीड करेंगे, तो जब आप कंक्लूड करोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें पाओगे। तो यदि आप खुद से भी पढ़ना चाहते हो, एक रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप ज़रूर जाइए ऑनलाइन, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो अवेलेबल रहती है, वहाँ से आप रीड कर लीजिए एक बार। पर मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपके पास टाइम कम है तो आप बिल्कुल रिलायबल रह सकते हैं। आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक चैप्टर का जो पूरा सार होता है वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखिए, जो चैप्टर 2 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आपका मोबाइल फ़ोन एक कंप्लीट मोबाइल फ़ोन है, इसके डिफरेंट डिफरेंट बहुत से कंपोनेंट है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में बैटरी होगी, कैमरा हो गया, चार्जिंग स्लॉट हो गया, माइक हो गया, एयरफोन जैक हो गया। तो ये सारे क्या है, एक मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स हैं। ये सभी कंपोनेंट्स क्या आते हैं, कम्प्लीटली एक मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं। तो वैसे ही जो एक फूड है, एक फूड में भी क्या होते हैं, बहुत से कंपोनेंट्स रहते हैं, एक फूड में बहुत से कंपोनेंट्स रहते हैं। तो व्हाट डू देखिए, नेक्स्ट लिखा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जो डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या क्या कंटेन करती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एक डिश की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लें आपने आज डिनर में कुछ खाया, मान लीजिए आपने डिनर में दाल, सब्जी, चावल, रोटी, ये सब चीज़ें आपने खाई। तो ये कंप्लीट क्या बनाती है, एक डिश को बनाती है। ठीक है, उस डिश में देखिए वन एक डिश क्या कंटेन करती है, वन और मोर इंग्रेडिएंट्स कंटेन करती है एक डिश। जैसे कि जो आपने शाम को भोजन खाया, डिनर लिया, उसमें क्या था, सब्जी भी थी, दाल भी थी, चपाती भी थी और चावल भी थे। जो ये सभी चीज़ें, ये क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, किसके, एक डिश के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, अब
अब नेक्स्ट बात करते हैं ingredients contain some components यानी कि तत्व that are needed by our body called nutrients। अब ठीक है, जो ये ingredient है इनमें ये क्या करते हैं, some components को contain करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शाम को आपने भोजन खाया, जैसे कि सब्जी, दाल, चपाती, चावल। तो ये सब्जी, दाल, चपाती, चावल जो है ये क्या चीज़ है, ये है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब इन इंग्रेडिएंट जैसे कि सब्जी है, इनमें क्या होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, इस सब्जी में कुछ कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, जो आप जिन कंपोनेंट्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी, तो उन कंपोनेंट्स हम क्या कहते हैं, उन कंपोनेंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली जो सब्जी होंगी उसमें क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी कि पोषक तत्व होंगे जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी। तो इन पोषक तत्वों की आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी। तो ठीक है, तो मेनली जो आप खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसमें मेनली जिस चीज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। आप चावल खा रहे हैं, चपातियाँ खा रहे हैं, उनमें क्या चीज़ है, पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड, की जो फूड है, भोजन है, उनमें मेजरली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं पाए जाते हैं। तो फूड में देखिए, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी चीज़ें जो मेजरली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने शाम को भोजन लिया, डिनर किया, तो उस सब्जी में सब्जी कौन सी है, हरी सब्जी है या फिर फूल गोभी की सब्जी, या दाल है तो कौन सी दाल है, चावल है, चपाती है, तो उनमें सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक फूड में पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जो है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये सभी चीज़ें भी जो है एक फूड, जो कंप्लीट फूड है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मिनरल्स है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो जो मिनरल्स जैसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स को कहते हैं खनिज पदार्थ, और फैट्स को क्या कहते हैं, वसा भी कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से हमने क्या किया है, दोनों लैंग्वेज को साथ लेके चला हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले के लिए भी ईजी रहे और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी ईजी रहे पढ़ना। तो अब देखिए, अब चलते हैं, बात करते हैं डाइटरी फाइबर के बारे में। डाइटरी फाइबर को क्या कहते हैं, आहारीय रेशे भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डाइटरी फाइबर के बारे में। तो डाइटरी फाइबर, इन्हें क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर को रफेज या फिर बल्क भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो डाइटरी फाइबर है, ये क्या, कहाँ से मिलते हैं, ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं। जो प्लांट्स से हम फूड लेते हैं उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं डाइटरी फाइबर। और जो डाइटरी फाइबर है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, पचा नहीं सकते, वी कांट डाइजेस्ट देम। ठीक है, और हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप देखेंगे जितने भी ये पोषक तत्व होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गई, तो क्या करती है हमारी बॉडी, जैसे हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो फैट्स होते हैं इनको तोड़ती है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करती है, विटामिन्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करती है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हमारी बॉडी क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है। पर डाइटरी फाइबर जो है, डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, इनको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, और ना ही इन्हें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो क्या करती है, जैसे ही हम डाइटरी फाइबर को इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी एज इट इज़ वैसे ही डाइटरी फाइबर्स को बाहर निकाल देती हैं। तो मीन्स हमारी बॉडी डाइटरी फाइबर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, जैसे कि डाइटरी फाइबर को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अवर बॉडी कांट एब्जॉर्ब डाइटरी फाइबर। तो ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं करती। तो डाइटरी फाइबर का मेजर काम क्या होता है, मेजर काम क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसे हेल्दी रखना, इसका मेजर काम होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी रखता है। तो देखिए, और हमें मिलता कहाँ से, डाइटरी फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है सीरियल से, फ्रूट से एंड वेजिटेबल। सीरियल्स क्या होते हैं, अनाज से मिलता है हमें डाइटरी फाइबर, फ्रूट से मिलता है, और वेजिटेबल से हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। तो जो डाइटरी फाइबर इज मेनली अ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन रोल ऑफ फाइबर इज टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। अब देखिए, जो डाइटरी फाइबर है मेजरली क्या होता है, मेनली इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि जो फाइबर होते हैं, व्हाट आर फाइबर, फाइबर आर विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स या फिर फैट। तो जो ये आप बताइए कि फाइबर क्या, इनमें से क्या है। तो फाइबर क्या होते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या करने वाले हो आप, कार्बोहाइड्रेट्स पे टिक करने वाले हो। तो ऐसे ही देखेंगे हम बहुत से ऐसे, मैं आपके लिए MCQs लेके आऊँगा, जैसे हम 6 से लेकर 8 तक का जो पोर्शन है, पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, तब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही आपके लिए MCQ, बहुत से MCQs लेके आऊँगा, जिसमें आपकी जो है प्रीवियस जितनी भी नॉलेज है 6 से लेकर 8 तक की, आपकी कंप्लीट चेक की जाएगी।
और ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितनी भी लाइन मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखी है वो एक एक लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको एक एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, आपको क्या करना है, इनको फिर से एक बार रिवाइज करते जाना है। डेली डेली आपने क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करते जाना है। अब बात करता हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमने क्या है फर्दर बाद में जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन टर्म्स ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइबर्स। ठीक है, तो देखिए बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, पर मेनली कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में पाए जाते हैं वो है स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। अब फिर से देखिए फर्दर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शुगर है, व्हाट इज शुगर। शुगर इज विटामिन, शुगर इज मिनरल, शुगर इज फैट और शुगर इज कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से आपने कहाँ टिक कर देना है, कार्बोहाइड्रेट्स पे टिक कर देना है। वैसे ही स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको क्या करते जानी है, आपको ये याद रखते जानी है कि जो स्टार्च है, जो शुगर है, जो फाइबर्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। अब देखिए जो ये बहुत से पोषक तत्व होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी में इनका क्या रोल रहता है। अब देखिए थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो इनका क्या काम रहता है, दे प्रोवाइड एनर्जी। तो जो आपको एनर्जी मिलती है, जो आप ऊर्जावान महसूस करते हो, ये किसकी वजह से करते हो, ये करते हो आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की वजह से। ठीक है, तो अब देखिए फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन टेकन इन इक्वल अमाउंट। अब देखिए मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, मान लो 100 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कीजिए और 100 ग्राम ही आप फैट इनटेक कीजिए, तो देखेंगे आप जो फैट से आपको मोर एनर्जी मिलेगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, फिर से क्वेश्चन आपसे आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग गिव द मोस्ट एनर्जी टू योर बॉडी। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। तो फिर से आपके क्वेश्चन होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे या फिर फैट्स होंगे। तो वहाँ पे क्या आएगा, सही उत्तर फैट। फैट जो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का देखो क्या काम है, प्रोटीन्स क्या करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये प्रोटीन जो है इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। आप देखे होंगे बहुत से लोग जो जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट भी इनटेक करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी को ग्रो करने में एंड रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन क्या करता है, विटामिन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस ऑल्सो कीपिंग आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, जो डिजीज होती है, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा, विटामिन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स क्या करती है, विटामिन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस ऑल्सो कीपिंग आई, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो क्या करती है, डिजीज के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट कौन करता है, विटामिन्स करती है, और आपकी आई, बोन्स एंड टीथ को क्या करती है, हेल्थी रखती है। ठीक है, विटामिन्स। ओके, तो अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स। अब देखिए हम थोड़ा सा विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी विटामिन्स जो है वो वहाँ पे रहती हैं। तो विटामिन ए का क्या काम है, ठीक है, विटामिन ए क्या करती है, कीप्स स्किन एंड आई हेल्दी। तो अब देखिए ये एक एक लाइन जो जितनी भी हमने यहाँ पे नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाई, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन सी क्या करती है, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। विटामिन सी क्या करती है, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन डी क्या काम करती है, यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या 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 काम होता है हमारी बॉडी में, मिनरल्स क्या काम करते हैं, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ऑल्सो फॉर गुड हेल्थ, हमारी गुड हेल्थ के लिए भी क्या होते हैं, मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, जैसे कि होल ग्रेन, साबुत अनाज हो गया, पल्सेस होंगी, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज, डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। तो ये क्या करते हैं, कोई भी पोषक तत्व हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते। देखिए जो ये वाली लाइन है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं,
हमारी बॉडी को कोई भी पोषक तत्व नहीं प्रदान करते, क्योंकि हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती, उनको उसको ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकती, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या करती है, हमें न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते। कौन? डाइटरी फाइबर, ठीक है। पर ये क्या करती है, हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। गेट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड से क्या निजात पात हमें दिलाती है, कौन? डाइटरी फाइबर्स। अब बात करें थोड़ी वाटर की। देखिए जो वाटर इनटेक करते थे, ओके जस्ट वेट अ मिनट। ओके ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं वाटर की। तो वाटर absorbs nutrients from food and help in throwing out some waste from body as urine and sweat, ठीक है। ये क्या करता है, हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में, फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की। एंड जो वेस्ट हमारी बॉडी जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको थ्रो आउट करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित आहार। अब बात करते हैं बैलेंस संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार हम किसे कहेंगे? इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स which are needed by our body are present in right quantity, not too much and not too little, ठीक है। उसमें ऐसा खाना जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्व हों और और एक अच्छे अमाउंट में हो, मीन्स ऐसा अमाउंट हो जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो, एक्सेस में भी ना हो और कम भी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया, एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। जो एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स हैं ये हमने लास्ट में फिर से कवर किए हैं, तो यहाँ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसमें इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे, मैं मिनरल्स को थोड़ा सा डिफाइन किया है, वहाँ पे हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए बहुत ऐसे सुजेस्ट किया जाता है कि जो सब्जियां हैं हमें उन्हें क्या करना चाहिए, का छील के छीलना नहीं चाहिए, मीन्स उन्हें ऐसे उबाल के खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों कही जाती है? तो देखिए वेजिटेबल क्या होती है, जो वेजिटेबल होती है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, यदि हमें छीलने के बाद उनको वॉश करते हैं, देन दे विल लूज सम विटामिन्स। वो क्या कर देते हैं, कुछ विटामिन्स को लूज़ कर देते हैं, ठीक है, जो जिन विटामिन्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। यदि हम फ्रूट्स को या सब्जी को काटें, पहले काटें और फिर धोएं, तो कुछ विटामिन जो है वो लॉस हो जाता है उनका, हम उनसे निकल जाती है कुछ विटामिन्स, ठीक है। कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स। कुक करने से भी क्या हो जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, फूड से वो निकल जाते हैं, ठीक है, उनका लॉस हो जाता है फूड से। मतलब जितना जितना उस फूड में एक्चुअली जो कंटेंट था, किसका? न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, एक्चुअली अब वो नहीं रहा। किस वजह से? क्योंकि आपने उन्हें कुक कर दिया है, ठीक है। वैसे ही विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वैसे ही क्या हो जाता है, विटामिन सी भी कुकिंग की वजह से क्या होती है, जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है वो ऐसे ही बॉईल करके खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो मैक्सिमम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की बारे में। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। यदि किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, या मान लीजिए फैट की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, या फिर मिनरल्स की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर विटामिन की आपकी बॉडी में कमी जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी को डिजीज से सफ़र करना पड़ सकता है। द डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। अब डेफिशिएंसी डिजीज, अब देखिए विटामिन एंड मिनरल्स, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाया है, विटामिन एंड मिनरल्स, डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसके लिए हमने पर्टिकुलर एक टेबल यहाँ पे बना के रखा है। तो देखिए जो ये टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, तो ठीक है। तो विटामिन ए है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? लॉस ऑफ विजन, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं, हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन,
आपकी नज़रें कमज़ोर होना। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस मीन्स अंधेरे में आपकी दृष्टि चले जाना, जैसे कि ये जैसे 7-8 बज गए, अंधेरा हो गया तो आपको दिखना बंद हो जाना, तो वो भी किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार आपकी जो आंखों की रोशनी है कंप्लीटली भी चली जाती है यदि आपको विटामिन ए की कमी है तो। अब बात करते हैं विटामिन बी 1 की। तो विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग, ठीक है, या फिर विटामिन बी की कमी से भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। तो इसके सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। यदि आप बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हो अपने आप को, काम करने के लिए आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी मसल्स बहुत वीक है, तो ये किसके सिम्टम्स हो सकते हैं? विटामिन बी की डेफिशिएंसी के, यानी कि विटामिन बी की कमी, आपकी बॉडी को विटामिन बी की कमी है। तो बात करते हैं विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से होता है सकरवी रोग, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जो वाउंड है, यानी कि जो घाव है, वो बहुत समय से भरते हैं, तो ये भी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। इसके क्या सिम्टम्स है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो आपकी हड्डियां हैं वो बहुत नरम हो जाती है, मीन बहुत ही लचीली हो जाती है और बेंट, इजीली बेंट हो जाती है। तो ये जो सिम्टम है ये किसके हैं? विटामिन डी के सिम्टम है, ठीक है। अब कैल्शियम की कमी से, ठीक है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ दिखे, यानी कि आपकी जो दांत हैं वो टूट जाते हैं और बोन जो है काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो आपको किस चीज़ की कमी है? कैल्शियम की कमी है, ठीक है। वीक बोन एंड टूथ दिखे, ये भी इसके क्या है? ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, जिसे हम घेंगा भी कहते हैं या फिर गॉइटर भी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है? घेंगे में आपकी जो गला है, गले के पास काफ़ी सूजन हो जाती है, ठीक है, स्वॉलन हो जाता है आपका गला, स्वॉलन स्वॉलन हो जाता है, मीन्स फूल जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको, यदि आपको आयोडीन की कमी है, इसकी वजह से आपको मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी की वजह से, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है? आपकी वीकनेस, आपकी बॉडी में यदि वीकनेस है तो आपको आयरन की कमी भी हो सकती है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। अब देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है? अब ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। अभी तक की कंप्लीट नॉलेज से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं ये मुझे बताइए कि जो गॉइटर है यानी घेंगा है, वो इनमें से किसकी कमी से होता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर मिनरल्स। ठीक है, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि जो गॉइटर है वो किसकी वजह से होता है। आपके ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स या फिर मिनरल्स। तो आप तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमें हमें अभी अभी हमने स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि जो गॉइटर है ये तो भाई आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इनमें से तो कोई प्रॉपर ऑप्शन ही नहीं है, या आप तो आयोडीन तो आप ऑप्शन में ही नहीं दे रहे, ठीक है। ये तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिनरल, मिनरल का सही उत्तर होगा। तो आप बोलेंगे मिनरल कैसे होगा? इसका सही उत्तर तो आयोडीन होना चाहिए। तो देखिए अब मिनरल्स को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर दोज एलिमेंट ऑन द अर्थ एंड इन द फूड दैट अवर बॉडी नीड्स टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो अर्थ में या फिर हमारे फूड में पाई जाती है, जो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली बिहेव कर सके, मीन्स नॉर्मली अपने फंक्शनिंग नॉर्मल हो सके, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, क्या क्या है मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन। यहाँ आप देखेंगे आयोडीन, ठीक है। क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, ठीक है, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड सिलेनियम, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल है, किसके? मिनरल के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो गाइटर है यानी कि घेंगा है वो किसकी कमी की वजह से होता है हमारी बॉडी में, तो मैंने ऑप्शन दिए थे आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन या फिर मिनरल्स। तो इसका अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मिनरल्स। मिनरल्स की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो उससे हमें क्या हो सकता है? हमें कौन सा रोग हो सकता है? गॉइटर भी हो सकता है। इसी तरह से और यदि आप ऊपर देखेंगे आयरन की कमी से, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमें एनीमिया होता है आयरन की कमी से, ठीक है। तो आयरन भी आप देखेंगे, आयरन भी क्या है? एक मिनरल है। जिंक भी क्या है? एक मिनरल है। आयोडीन भी क्या है? एक मिनरल है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को, वो जो एग्जामिनर है क्वेश्चन को काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ठीक है, काफ़ी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है।
तो आपको हर तरह से आपको जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है। अब देखिए हाँ, आप तो कहेंगे कि ये तो बहुत से एग्ज़ाम्पल आपने दे दिए हैं, इनको किस तरह से याद रखा जाए अ, कि जो ये मिनरल्स हैं ये कौन से हैं? तो सिंपली देखिए इनको याद रखने का क्या है कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल मीन्स जिसमें वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इस तरह से दिए रहते हैं, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन ये सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएँगे? पीरियोडिक टेबल में मिल जाएँगे। तो मतलब ये वो वही एलिमेंट्स हैं ये जो पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा-सा याद रख सकते हो कि यदि ये एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में रहते हैं वो क्या होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप थोड़ा-सा एक आपको अंदाज़ा-सा हो जाएगा, ठीक है? तो ये जितने भी मोस्ट जो सेकंड चैप्टर में जितने भी पॉसिबल जो आपके एमसीक्यूज़ हैं या फिर जितने भी पॉसिबल नोट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट है वो मोस्टली हमने सारे ही डिस्कस कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है मैंने ये जो इसकी पीडीएफ है वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। यदि यदि आप अभी फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है 31st को आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या करें इसको डायरेक्टली पढ़ें नहीं, मतलब इसको लिखें नहीं, लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करें क्योंकि आप पास समय कम है। आप डायरेक्टली क्या करें इनको प्रिंट आउट ले लें, एक पेज पे डबल साइड प्रिंट करें और इन्हें क्या करें अब मैंने आपको आप मुझे लगता है आप समझ तो गए ही होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ रहती हैं आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उम, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की क्या करूँगा कोशिश करूँगा, ठीक है? वहाँ पे भी आपके डाउट्स क्लियर करूँगा या फिर हमें टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे आप अपने क्वेरीज़ छोड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी हमने यहाँ पे पढ़ा आप क्या करें उन्हें उसे रिवाइज़ करें, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करें क्योंकि एट लास्ट वही मैटर करेगा जो आप याद करके एग्ज़ाम में जाते हो। तो आपको क्या करना है रिवीज़न करते जाना है इसका। तो आप लिखने में टाइम वेस्ट मत करें, उसके बदले इसे याद करें क्योंकि आप समझ तो गए ही होंगे और इसे समझें थोड़ा-सा, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट भी आपके लिए जल्द से जल्द एक दिन में लगभग 4-4 या 5-5 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो सके। तो आप क्या करिए हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए और यदि आपके कोई और भी दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अपने जो एग्ज़ाम है, अपनी जो जॉब लेने में जो ईज़िली वो क्या कर सकें ईज़िली अपने जो उन्होंने उनका ड्रीम है उसे ईज़िली अचीव कर सकें। तो तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।